हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा वर्चुअल मशीन्स। तो हम देखते हैं वर्चुअल मशीन्स होता क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज कैसे करते हैं। तो वर्चुअल मशीन्स इट्स अ लेयर्ड अप्रोच एंड हाउ डू वी वर्क ऑन इट। देखिए, एक जो वर्चुअल मशीन होता है वो क्या होता है, कर्नल एक जगह पे होता है, बट हमें ऐसा लगता है जैसे कर्नल हर एक कंप्यूटर के लिए अवेलेबल है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन प्रोवाइड्स एन इंटरफेस आइडेंटिकल टू द अंडरलाइंग हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर हमारा एक जगह पर होगा, बट हर एक कंप्यूटर को ऐसा लगेगा जैसे उसके लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर है। तो उससे वो अपने जो भी प्रोग्राम्स है उसको हम रन कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इल्यूजन क्रिएट होगा और मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं उस वर्चुअल मशीन्स पे। क्योंकि जैसे हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसको। ये देखिए, तो वर्चुअल मशीन में क्या होता है, जो रिसोर्सेस होते हैं वो भी शेयर हो जाते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलिंग, द कंप्यूटर वो क्या करता है, एक सीपीयू शेड्यूलिंग का जो एल्गोरिदम है वो हर एक वर्चुअल मशीन के लिए यूज होता है। फिर स्पूलिंग फाइल सिस्टम वो भी हमारा शेयर हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे हमें हर एक कंप्यूटर के लिए एक स्पेसिफिक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, एक फाइल सिस्टम और टाइम शेयरिंग, ये सब हमारा अवेलेबल है। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम से हम समझते हैं, जो नॉन वर्चुअल मशीन होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ पे एक कर्नल होता है और हार्डवेयर होता है, और जो ये प्रोसेसर्स होते हैं वो उस हार्डवेयर पे रन होते हैं। अब वर्चुअल मशीन होता है वहां पे भी सिंगल हार्डवेयर, बट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है वर्चुअल मशीन इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें अगर तीन मशीन कनेक्टेड है तो हमारा VM1, VM2, VM3 ऐसे तीन वर्चुअल कर्नल्स क्रिएट हो जाएंगे। और फिर हर एक कर्नल इंडिपेंडेंटली अपने जो प्रोसेसर्स है उसको रन कर सकता है। तो हर एक प्रोसेस को ऐसा लगता है जैसे कि उसके लिए एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है, जबकि कंप्यूटर और हार्डवेयर वो एक सिंगल है। वो शेयर्ड हुआ है तीन कंप्यूटर्स के बीच में, तीन वर्चुअल मशीन्स के बीच में इसको हमने शेयर किया है। तो वर्चुअल मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेस। सिस्टम के जो रिसोर्सेस होते हैं जैसे हो गए हमारी मेमोरी, हार्डवेयर, ये सबको वो प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये आइसोलेटेड होते हैं, रिसोर्सेस आर आइसोलेटेड, और कंप्यूटर डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लैब्स में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मशीन का, जिससे हमारा जो कॉस्ट है लैब का वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि हमें सीपीयू हर एक कंप्यूटर पे लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक छोटा सा वर्चुअल मशीन का डिवाइस मॉनिटर पे लगा सकते हैं, और हम हर एक कंप्यूटर को, हर एक मॉनिटर को एक्चुअली हम लोग कंप्यूटर की तरह रन कर सकते हैं। तो इस तरह का ये वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट है। और देखिए यहाँ पे वीएम वेयर आर्किटेक्चर, इसमें हमारे पास है सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये हमारा सिंगल है। यहाँ पे उसके ऊपर हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद हमारा वर्चुअलाइजेशन लेयर है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस है जो वर्चुअल मशीन्स के थ्रू एक एक प्रोग्राम रन होती है। तो यहाँ पर हमारा वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल मेमोरी एंड वर्चुअल डिवाइसेस है। और ये रन कैसे होगा, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, सीपीयू है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो हमारा एक ही है, बट हर एक एप्लीकेशन को ऐसा लगता है जैसे उसके लिए इंडिविजुअली सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस है। तो हम इंस्टेड ऑफ, मतलब हम पूरा सीपीयू उसको नहीं दे रहे, हम उसको सीपीयू का एक पर्टिकुलर पार्ट दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एनटी, और वर्चुअल सीपीयू है, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल डिवाइसेस। तो इससे एक और फायदा क्या है कि अगर हम एक ही कंप्यूटर पे तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे BSD है, यहाँ पर विंडोज NT है, और यहाँ पर विंडोज XP। तो तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वर्चुअल मशीन जावा के लिए हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही फेमस है, उसको हम बोलते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे हम जावा प्रोग्राम, जैसे डॉट क्लास फाइल्स है, इसको हम क्लास लोडर में लोड करेंगे। फिर ये जावा इंटरप्रेटर के थ्रू हमारा जो होस्ट सिस्टम है उस पे ये एग्जीक्यूट होगा यूजिंग द जावा API फाइल्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम generations, तो operating system is designed to run on any class of machines. The system must be configured using the computer site, जैसे sysgen।
तो ये जो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी में होता है या हार्ड डिस्क में होता है, हम बोल सकते हैं। अब उसे हमें हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी पे लाना है ताकि हम उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो उसके लिए हमारा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। तो ये जब जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग स्टार्ट होता है, मतलब लोडिंग द कर्नल। कर्नल जो होता है वो हमारा हार्ड डिस्क से मेमोरी पे लोड होता है। अभी जो बूट प्रोग्राम है ये हम स्टोर करते हैं रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे ये कम स्टोर होता है और जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वैसे ही बूटिंग स्टार्ट होता है, हम बोलते हैं। तो बूटिंग में बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल जो होता है वो हमारा रैम में लोड हो जाता है और फिर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अब सिस्टम बूट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल टू हार्डवेयर सो दैट इट कैन स्टार्ट। सो एक छोटा सा एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। तो ये क्या करता है, ये जो बूट स्ट्रैप लोडर ये कर्नल को लोकेट करता है, कहाँ पे हमारे हार्ड डिस्क में कर्नल स्टोर है उसको लोकेट करता है और ये इसको मेमोरी में लोड कर देता है ताकि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए। तो कभी कभी ये टू स्टेप प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि पहले हम बूट ब्लॉक ये हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये पर्टिकुलर एक फिक्स लोकेशन पे होता है। फिर वहां से वो बूट ब्लॉक को लोड करेगा और फिर बूट ब्लॉक जाके हार्ड डिस्क से कर्नल को लोड करेगा। तो इस तरह से हमारा टू स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो फिक्स लोकेशन से हमारा कर्नल लोड हो जाएगा। So with this, we have come to end of chapter 2. Thank you.